कमजोर है तो वहां पर ऐसी कोई बात नहीं आनी चाहिए। नहीं, बात सवाल पुरुष के कमजोर होने की नहीं है। यदि पुरुष कमजोर है तो महिला उससे शादी ही क्यों करेगी? आज के समय में तो महिला ये चाहती है। अगर हम रुचि जी पिछले कुछ समय की बात करें तो जैसे रिसेशन का दौर आया था तो पुरुष के पास बहुत अच्छी नौकरी होती थी, लेकिन बाद में उसकी नौकरी छूट जाती है। और वैसे भी जब 498A जैसे कानून लगते हैं, ये जो क्रिमिनल एक्ट है ये लग जाता है, इसके बाद नौकरी छूट जाती है, तो ऐसे में पुरुष बाद में कमजोर भी हो सकता है। तो क्या वहां पर उसकी कमजोरी नहीं देखी जाएगी? नहीं, उसकी कमजोरी देखना जायज है, लेकिन साथ में सिर्फ पुरुष की कमजोरी क्यों देखेंगे आप? साथ में आपको ये समझना पड़ेगा कि जो पुरुष है जिस फैमिली से है उसकी फैमिली स्ट्रांग है या नहीं, वो लड़की के फादर इन लॉ स्ट्रांग है या नहीं। अच्छा, यानी कि फैमिली से पैसा लिया जाए अगर पुरुष कमजोर है तो? नहीं, हाँ, पुरुष यदि कमजोर है कुछ सोनी जी आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं जो रुचि जी ने बोला कि अगर पति के पास पैसा नहीं है तो उसे अपने परिवार से लेकर पैसा देना चाहिए। कोई भी कानून जो इस तरह से बनेगा तो, और अगर औरतें सिर्फ यही देख के शादी करें कि सामने वाले के पास पैसा कितना है, वो कल को मेरा डिवोर्स हो जाए, तो उस हिसाब से तो ये तो कहीं भी बात नहीं हुई, ये तो व्यापार हो गया, रिश्तेदारी नहीं हुई। वैसे कुछ डेटा है मेरे पास, मैं आपको बताता हूं कि 1999 से 2008 के बीच में 500% बजट एलोकेशन इंक्रीज हुआ है जी। एनसीडब्ल्यू ये वुमेन जितनी भी ओरिएंटेड स्कीम्स हैं, और आज 2008 में इसको 31,178 करोड़ रुपया मिला था। ये छोटा अमाउंट नहीं है। अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो इस पैसे का इस्तेमाल उन वुमेन को एजुकेट करने में, उस तरह की स्किल सेट देने में लगाना चाहिए जिनको इसकी जरूरत है जी। जहां तक बात है, ये कानून बना था 1955 में। 1961 से 2001 के बीच में 500% लिटरेसी इंक्रीज हुई है वुमेन में। कुछ सेक्टर्स हैं जैसे टीचिंग है, नर्सिंग है, डॉक्टरी है, उसमें देयर हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ 2000% ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन जी। 1981 से 2001 के बीच में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वुमेन के लिए इंक्रीज हुई हैं 113% और मेन के लिए डिक्लाइन हुई है 2% जी। रूरल इंडिया में इसी 20 साल में 132% इंक्रीज हुई है वुमेन के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और 3% डिक्लाइन हुई है मेन के लिए जी। स्कूल एनरोलमेंट 400% इंक्रीज हुआ है वुमेन का इन्हीं 20 सालों के दौरान जी। तो अगर हम महिलाओं को इतना सशक्त भी कर रहे हैं जी, इस तरह की अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, और बाद भी हम ये बात करें कि नहीं, उसका भरण पोषण जो करना है वो पति का ही दायित्व है, अगर पति का नहीं तो उसके ससुर का दायित्व है, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। रुचि जी आप क्या कहती हैं कि ये जो महिला सशक्तिकरण का दौर हम देख रहे हैं और इसके बावजूद भी पुरुषों से ही मेंटेनेंस लिया जाए, कहां तक सही है? महिला सशक्तिकरण किस नाम का रहा फिर? नहीं, वो ठीक है कि महिला सशक्तिकरण तो है ही है, लेकिन पुरुषों से भी तो लेना चाहिए। क्यों नहीं ले हम? ये तो हमारा पक्ष बनता है या हमारा अधिकार बनता है। लेना अधिकार बनता है जी, बिल्कुल लेना अधिकार बनता है। जब शादी करके औरत घर जाती है, मतलब एक पत्नी अपने पति के पास जाती है, तो जब विवाह बंधन बनते हैं तो यही होता है ना कि पुरुष ही महिला की देखभाल करेगा। रुचि जी से मैं एक बात पूछना चाहूंगा जी। रुचि जी, मुझे एक बात बताइए कि जहां आप अधिकारों की बात करती हैं कि पति से उसका अधिकार है और ससुर से उसका अधिकार है, तो प्रॉपर्टी राइट्स की बात क्यों नहीं करती हैं? लड़की का अधिकार अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी में क्यों नहीं है? सबसे बात देखिए, दहेज की प्रथा क्यों चली? दहेज में लड़की को हमेशा वही सामान दिया जाता है जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। परफॉर्मिंग एसेट्स फिर भी लड़के को ही दिए जाते हैं। आप वो बात क्यों नहीं करती हैं महिला सशक्तिकरण में? नहीं, वो सारी बातें तो आती हैं, लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं कि दहेज के जितने माँ बाप, जितना जो सकते हैं माँ बाप, वो अपनी बच्ची को तो देते ही देते हैं। बाद में फिर क्यों लड़का, फिर बाद में फिर क्यों लड़का, फिर बाद में लड़का क्यों गाड़ी की डिमांड करता है, फिर बाद में लड़का क्यों किसी और चीज की डिमांड करता है, बाद में लड़का क्यों, अगर ये डिमांड है, अगर ये नहीं, माफ कीजिएगा, क्यों पुरुष महिला को जलाने की कोशिश करता है, क्यों नंद मिट्टी का तेल डालती है? रुचि जी, आप ये सब बातें कर रही हैं जो कि आज की डेट में कोई महत्व नहीं रखती। 98% मामले दहेज कानूनों में पुरुष बरी हो जाते हैं क्योंकि वो झूठे होते हैं मुकदमे। 98% मुकदमे झूठे होते हैं। हर औरत जो 7 साल के दौरान मरती है वो दहेज की वजह से नहीं मरती है, ये बात आप ध्यान में रखिए। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे मेंटेनेंस को लेकर आपका क्या अनुभव रहा है अब तक? कोई लड़की या उसके पेरेंट्स इसलिए शादी करते हैं कि लड़के वाले या उसके परिवार वाले बहुत अमीर हैं और 1 महीने में ही कोई डिस्प्यूट शुरू हो जाता है फैमिलीज के बीच में, तो ये कहां तक जाएगा कि वो अपने हस्बैंड से उसकी आधी प्रॉपर्टी ले जाए जी, या उसका आधा पूरा उसके ससुर की प्रॉपर्टी ले जाए, तो ये कहीं भी जायज नहीं है जी। तो जो लड़कियों को अभी इनहेरिटेंस का दिया गया कि उसका अपने फादर की प्रॉपर्टी में भी हिस्सा है, वो इसीलिए कानून को लाया गया कि
जो दहेज देने की प्रथा है उसको बंद किया जाए। जी। जितना ही एक लड़के का राइट है उतना ही एक लड़की का भी राइट है अपने फादर की प्रॉपर्टी में। जी। तो अगर कोई भी लड़की शादी करती है उससे पहले, शादी से पहले उसका कोई लाइफस्टाइल होता है जो कि उसके फादर के इनकम के अकॉर्डिंग होता है। जी। या उसकी, तो अभी जो मेंटेनेंस लॉ उसमें ये कहा जाता है कि अगर लड़की की शादी हो गई तो उसको मेंटेनेंस उसके हस्बैंड के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। जी। तो जो 1 महीने में ही वो ऐसा क्या चेंज हो गया कि उसको ऐसे लाइफस्टाइल की आदत पड़ गई कि उसको हस्बैंड की प्रॉपर्टी में जैसा मिलना चाहिए। जी, सवाल सबके लिए है कि क्या ये जो कानून में नया तरह का संशोधन हो रहा है, क्या परिवारों को बचाने में कामयाब हो पाएगा, या जो परिवार हैं जो तलाक ना मिलने की वजह से भी खराब हो रहे हैं उसे बचा पाएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है, खासतौर पे जितनी मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी हैं उसके हिसाब से तो मुझे ऐसा कतई नहीं लगता है। जी। बाकी जब एक्ट आएगा उसको पढ़कर फिर मैं कुछ इस पे बयान दे सकूंगा। जी, अगर उसमें पूरी बात खुली तरह से लिखी होगी तो। मनीष, आपसे जानना चाहूंगा। ये एक वेलकम मूव तो है ही, चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जी। बट मुझे भी यही लगता है कि ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला जब तक कि इसको टाइम बाउंड ना किया जाए सब केसेस को। महेश जी। एक एक्यूरेट डिफाइंड लॉ होना चाहिए, डिफाइंड संशोधन होना चाहिए कानून में, और इस तरह की मशीनरी सेटअप करनी पड़ेगी कि कौन फॉल्ट पे है, और जैसे अभी फाइनेंशियल कैपेसिटी की बात हो रही, कौन देगा। जैसे मैडम ने कहा कि नहीं हस्बैंड को देना है, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि जब तक आप इस तरीके की चीज को रेक्टिफाई नहीं करते कि हु इज कैपेबल टू गिव। जी। रुचि जी, आप क्या कहती हैं? मेरा मानना यह है कि इस लॉ से तो जहां तक मैं समझती हूँ कि पुरुषों को ही ज्यादा फायदा होगा। एक डाइवर्सी महिला को समाज किस निगाह से देखता है? समाज उसे आगे बढ़ने नहीं देगा। समाज उसे एक, माफ कीजिएगा मैं एक शब्द यूज करे, समाज उसे ये कहेगा कि वो तो लॉलीपॉप है। जब एक औरत एक केस करती है उसके बाद वो जब एविडेंस स्टेज पे आता है तब वो गायब हो जाती है, तो उस औरत का क्या कहेंगे हम? जी। तो उस औरत ने केस किया ही एक्सटॉर्शन के लिए था, जब केस हो गया, जो पैसा मिलना था मिल गया, जब बात आई एविडेंस की तब वो लटका रही है केस। जी। तो वो लॉलीपॉप बनने को तैयार है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। चलिए, डॉक्टर नेहा आप क्या कहती हैं? डॉक्टर नेहा आप क्या कहती हैं? कभी भी लॉलीपॉप बनने को तैयार नहीं होती है। कई ऐसे मामले तो पुरुष के भी होते हैं। पुरुष भी जब एविडेंस का मामला होता है तो कोर्ट में नहीं आता है, कई बार पुरुष नहीं आता है कोर्ट में, कई बार मतलब बार मतलब कोर्ट को कहना पड़ता है कि उस पुरुष को बुला के लाया जाए। मनीष कुछ कह रहे हैं। मनीष, मैं कह रहा हूँ कि आप इसको महिला या पुरुष मत देखिए, ऐसे तो डाइवोर्सी पुरुष को भी गलत निगाह से देखा जाता है समाज में। चलिए नेहा जी, आप क्या कहती हैं? इस तरह के कानून परिवार को बचाएंगे या जो परिवार मैं मर्द और औरत के पचड़े में ना पड़ के मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी जी कि जो ये कानून में लूज पोल हैं जी उनको सुधार लाया जाए उसमें जी, क्योंकि जिसकी वजह से इतने मिसयूजेस होते हैं, चाहे वो लड़की की तरफ से हो चाहे लड़के की तरफ से हो जी, इसका भुगतान दोनों पार्टी को करना पड़ता है जी। एक आदमी नहीं भोगता इसको जी। और थोड़ा सा कानून को और सख्त बनाया जाए और उसके बाद डाइवोर्स अगर होगा तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज ऐसे अगर डाइवोर्स के ऐसे कानून आ जाएंगे और ऐसी चीजें आ जाएंगे, लॉज ऐसे आ जाएंगे, तो डाइवोर्स फटाफट इजी होंगे और समाज का रूप इतना विकृत हो जाएगा कि उसको संभालना मुश्किल हो सोनी जी, जाएगा। आखिरी कंक्लूजन आपका क्या होगा इस कानून के ऊपर? मेरे हिसाब से इसमें क्लैरिटी बहुत जरूरी है। कंफ्यूजन की जो स्थिति है उससे निकलना चाहिए। कानून जो होना चाहिए प्रिसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तभी कुछ संभावना है कि घर बच सकते हैं। अगर नहीं बच सकते हैं तो भी पति पत्नी अलग अलग ठीक से जिंदगी बिता सकते हैं। तो कार्यक्रम कायदा कानून में फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप सब गेस्ट हमारे बीच में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडियो 2 में नेहा जी, रुचि जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर से किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुकेश कपिल और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।